तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये पोर्टफोलियो की वेबसाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा हमारा बैनर कंपोनेंट। ये हम एंगुलर में बनाने वाले हैं, इसलिए हर चीज़ कंपोनेंट में होगी। तो बैनर कंपोनेंट में सबसे पहले हेडिंग डिस्प्ले होगा, फिर ये इमेज, और इमेज के पीछे देखिए ये डिज़ाइन हमने बनाया है। उसके बाद ये हमारा नाम वगैरह डिस्प्ले होगा जिसको हमने डिज़ाइन किया है, और ये ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया है जो कि ब्लैक या फिर डार्क कलर के ऊपर अच्छा दिखता है। और पूरी वेबसाइट जो है वो डार्क मोड में बनाई गई है। अब बैनर कंपोनेंट के नीचे आएगा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहते हैं इंटरव्यूअर को वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमारे दो कंपोनेंट आएंगे, एजुकेशन कंपोनेंट जहाँ पे हमारी एजुकेशन की लिस्ट होगी, और वर्क एक्सपीरियंस जो कि एक एक कंपोनेंट देखिए किस तरीके से, जो हमारा कंपनी का पोजीशन है, किस कंपनी में काम करते हैं, टाइम, और हमने क्या काम किया उधर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके डिस्प्ले हो गई। और ये साइड में डिज़ाइन भी देखिए हमने किया है। फिर स्किल्स, अब स्किल्स में देखिए स्किल्स के पहले नाम आएंगे, फिर हमारा लेवल क्या है उसमें, और ये हमारा ग्राफ यानी कि हम कितने एफिशिएंट है उसमें। 85% मतलब ये फिल भी 85% ही हुआ होगा। प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट पे हमारे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गए। अब प्रोजेक्ट का टाइटल, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, और हमने उसके अंदर क्या क्या किया, और यही हम रिपीट करते जाएंगे। और यहाँ पे भी ये डिज़ाइन किया। उसके नीचे आएगा हमारा कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। और ये जो वेबसाइट है ये पूरी रिस्पॉन्सिव है, यानी कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो और रिस्पॉन्सिव करूँ तो ये देखिए मोबाइल फॉर्मेट में भी ये अच्छे दिख रहा है। तो माय पोर्टफोलियो आया, इमेज, ये डिज़ाइन आया, सब कुछ पर्सनल एक के नीचे एक आ रहा है, सब कुछ साइड बाय साइड नहीं आ रहा। तो रिस्पॉन्सिव भी हम करने वाले हैं इसके अंदर। अब ये बढ़ाऊँगा, जैसे ही पीसी मोड में आएंगे तो ये देखिए 2 हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम CSS में मीडिया क्वेरी यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग यूज़ करेंगे एंगुलर CDK में जो लेआउट का एक फ़ीचर आता है वो, जिसके अंदर ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर होता है, उसको यूज़ करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। तो अब हम सीधा कोड करना चालू करेंगे। तो देखिए यूट्यूब के अंदर एक नया फीचर आया है जहाँ पे आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फ़ॉन्ट एकदम छोटा लग रहा है तो आप जूम भी कर सकते हैं। पहले की वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी जूम करके दिखाता था आपको, ताकि मोबाइल पे देखने में इजी पड़े। अब मैं नॉर्मल फ़ॉन्ट रखूँगा, अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप जूम कर सकते। ये देखिए गूगल फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स पे देखिए मैंने पॉपिंस और रोबोटो कंडेंस नाम के फ़ॉन्ट लिए। और ये जो बॉक्स आइकॉन्स की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी आपको, इंपोर्ट, जहाँ से हम आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 लिंक मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, जो कि हर वीडियो में हम ऐड करते ही है। अब मैं एक एक करके कंपोनेंट्स बनाता हूँ। बैनर कंपोनेंट बन गया, पर्सनल एक्सपीरियंस का कंपोनेंट बन गया, एजुकेशन कंपोनेंट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट। तो ये कंपोनेंट्स तो हमारे बन गए, एक एक करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये बैनर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एक एक करके मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन इनके फॉन्ट वगैरह चेंज हुए नहीं है, तो मैं वो भी चेंज कर देता हूँ। style.css में आया, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया, और फॉन्ट जो है वो पॉपिंस कर दिया। रोबोटो कंडेंस ऐसे ही लिख दिया है, तो ये पॉपिंस हो गया फॉन्ट, और मार्जिन वगैरह भी हट गई। बैनर कंपोनेंट खोलूँगा मैं। अब मुझे ये रिस्पॉन्सिव बनाने का है। रिस्पॉन्सिव मतलब हमें बस ये देखने का है कि हम अभी PC मोड में है या फिर मोबाइल के मोड में। अगर मोबाइल में है तो हम CSS जो है वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से लगाने वाले, यानी कि शुरुआत में जो CSS लगेगी वो मोबाइल में है ये अज्यूम करके ही लगेगी। तो मोबाइल मोड के लिए हम पहले CSS लिखेंगे, और अगर हमारा मोड PC में गया, यानी कि व्यू पोर्ट का साइज़ बढ़ गया और PC मोड में आ गया, तो नई CSS लग जाएगी जहाँ पे हम PC के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। लेकिन तो इसीलिए हमें बस ये मैकेनिज़्म चाहिए कि हम ये देख सकें कि अभी हम PC में है कि नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो मोबाइल में लगने वाली है, बस PC में है कि नहीं वो देखने का है। तो उसके लिए हमें ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगुलर CDK में लेआउट नाम का एक लाइब्रेरी आती है, तो वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसका कमांड मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आपको बस वो कमांड रन करने की है। npm install --save @angular/cdk, ये कमांड को एंटर करके रन कर दीजिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा एंगुलर CDK। के बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर को कर लेता हूँ इंपोर्ट। ये ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर का इंपोर्ट कर दिया मैंने। इसके अंदर एक ऑब्जर्व नाम की मेथड आती है। अब ऑब्जर्व नाम की मेथड जो है वो एक एरे पैरामीटर लेते हैं। अब इस एरे के अंदर हम वो सारे ब्रेक पॉइंट्स डालेंगे जो कि हमें ऑब्जर्व करने का है। इस केस में ज़्यादातर जो वेबसाइट होती है वो या तो मोबाइल पे रन होगी या तो PC पे, यानी कि ज़्यादातर केसेस में हम सिर्फ 2 ही ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्व करें। तो ब्रेक पॉइंट्स डॉट हैंडसेट पोर्ट्रेट, यानी कि हैंडसेट पोर्ट्रेट मोड में हो, ये एक ब्रेक पॉइंट है। और ब्रेक पॉइंट्स डॉट वेब लैंडस्केप, अब ये क्या है ये भी दिखा देता हूँ मैं।
अगर आप एंगुलर CDK की लेआउट में आएंगे, ये एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट है, यहाँ पे CDK में लेआउट में आइए और नीचे देखिए सारे ब्रेक पॉइंट्स दिए गए। यहाँ पे अगर आप हैंडसेट पोर्ट्रेट देखें तो ये मैक्स विड्थ 600 पे, यानी कि सिंपल में ये भी एक मीडिया क्वेरी है जो कि अंडरलाइन मीडिया क्वेरी रन हो रही है, बस एंगुलर ने इसको अपने फॉर्मेट में डाल दिया है। तो इस ऑब्जर्व मेथड को हम सब्सक्राइब करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा, मैं पहले आपको वो रिज़ल्ट क्या आता है वो दिखा देता हूँ। जैसे हम वो ब्रेक पॉइंट हिट करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे ही हम PC मोड में आए ये ब्रेक पॉइंट आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर देखिए और एक की ब्रेक पॉइंट्स बोल के, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर के अंदर की में एक ब्रेक पॉइंट की मीडिया क्वेरी आएगी और वो हिट हुई कि नहीं बोल के उसकी वैल्यू में ट्रू या फिर फॉल्स आएगा। तो अगर ये ब्रेक पॉइंट हिट हुआ तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इस केस में PC वाला ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है तो वो ट्रू आ गया। अब मैं मोबाइल पे जाऊँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मोबाइल पे आएंगे तो मोबाइल का एक हिट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मोबाइल केस में ट्रू आ गया और ये बीच में जो आया था वो मीडियम का था तो कुछ भी हिट नहीं हुआ था। तो ये मोबाइल का यहाँ पे हिट हो गया। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम PC मोड में हैं। तो हमें बस देखने का है कि ये वाला ब्रेक पॉइंट ट्रू है कि नहीं, वही चेक करने, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बताया था ब्रेक पॉइंट्स बोल के, उसके कीज़ के ऊपर हम लगाएंगे लूप। ये रिजल्ट डॉट ब्रेक पॉइंट्स जो आएगा उसके कीज़ के ऊपर लूप लगाएंगे। एक एक की जो है वो ब्रेक पॉइंट होने वाली है जो कि ट्रू या फिर फॉल्स होगी। तो हमें बस देखने का है कि वो ट्रू है कि नहीं। तो बस ये ब्रेक पॉइंट डाल दो उस एरे में, ब्रेक पॉइंट्स नाम का जो एरे था उसके में ये डाल दो। तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। अगर ट्रू हुई तो हमने वो ब्रेक पॉइंट हिट किया है, तो समझो अभी ट्रू है। तो हमें देखने का है कि वो ब्रेक पॉइंट हिट किया है वो मोबाइल का है कि PC का है। उसके लिए हम ये वाला कंडीशन लिखेंगे। अगर ये ब्रेक पॉइंट मोबाइल का है तो इसमें आ जाएंगे, अगर वो PC का है तो वो इसमें आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें बस करना क्या है कि ये जो पूरा होस्ट एलिमेंट है इसके ऊपर एक क्लास डालने की है PC बोल के, ताकि हमें पता चले कि हम PC मोड में। और अगर हम PC मोड में नहीं है तो वो क्लास हटाने। तो हमें किसी तरीके से ये मैकेनिज़्म चाहिए कि हम इस क्लास को हटा सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा होस्ट बाइंडिंग। होस्ट बाइंडिंग में क्लास डॉट PC लिख देंगे और PC मोड फॉल्स कर देंगे। अब ये क्या है कि होस्ट बाइंडिंग का मतलब ये जो पूरा हमारा बैनर का कंपोनेंट है इसके ऊपर क्लास लगाने का कि नहीं ये डिसाइड करेगा। तो PC को मैंने अभी फॉल्स रखा है। फॉल्स है इसका मतलब ये वाला क्लास लगेगा नहीं। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये क्लास लग जाएगा। तो यहाँ पे आऊँगा PC मोड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे अगर हम मोबाइल में है तो PC का क्लास नहीं लगाने। और अगर हम PC मोड में आए तो इस PC मोड के वेरिएबल को ट्रू, यानी कि अब वो PC का क्लास लग जाए। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्लास लग भी रहा है कि नहीं। ये देखो ये है हमारा बैनर का कंप। अब जैसे ही मैं PC 1280 में आऊँगा तो ये कि PC का क्लास लग गया है। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो वो क्लास रिस्पॉन्सिव हटाया तो देखिए क्लास PC में आ गया, यहाँ पे क्लास हट गया। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब में हमें ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, जो कि कोड रिपीटिशन होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टिव बनाऊँगा। उस डायरेक्टिव में ये कोड डालेंगे और वो डायरेक्टिव इस एक एक करके इन एलिमेंट पे डाल देंगे। यानी कि अगर हमें इस एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाने का है तो इसके ऊपर बस रिस्पॉन्सिव नाम का एक डायरेक्टिव डाल दो, वो अपने आप रिस्पॉन्सिव बनेगा। अब रिस्पॉन्सिव बनेगा मतलब क्या कि PC मोड में जाएंगे तो इस एलिमेंट के ऊपर PC का क्लास लग जाएगा। और जब भी इसके ऊपर लग जाएगा PC का क्लास तो उसके हिसाब से हम CSS में स्टाइल कर सकते हैं। वो हम आके देखेंगे कैसे। लेकिन अभी के लिए एक डायरेक्टिव बनाता हूँ। डायरेक्टिव्स नाम के फोल्डर में रिस्पॉन्सिव नाम का एक डायरेक्टिव बना दिया। इसमें हमें वही ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये एलिमेंट रेफरेंस भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है, जो कि वो एलिमेंट होगा जिसके ऊपर ये डायरेक्टिव लगा हुआ है, ताकि हम उसके ऊपर क्लास वगैरह लगा सकें। अभी जो कोड लिखा था मैं वही सेम कोड यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया है। पहले होस्ट बाइंडिंग था, यहाँ पे जो एलिमेंट हमने इंपोर्ट किया, इंजेक्ट किया, उसका क्लास लिस्ट में ये रिमूव कर दो PC का क्लास अगर हम मोबाइल में है तो, और अगर PC में है तो वो PC का क्लास ऐड करो। डायरेक्टिव तो हमारा बन गया। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। और ये जो होस्ट बाइंडिंग था इसको भी हटा देंगे। अब हमें करना क्या है कि अगर बैनर एलिमेंट को हमें बैनर कंपोनेंट को हमें रिस्पॉन्सिव बनाने का है तो बस रिस्पॉन्सिव ऐड कर दो। अब बस इतना ऐड करने के बाद देखिए इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो क्लास हट गया, ये क्लास आ गया। और यही सेम चीज़ अब मैं सारे कंपोनेंट्स को करता हूँ। ये देखिए सारे कंपोनेंट्स पे मैंने रिस्पॉन्सिव लगा दिया है। तो अब हमारे पास जितने भी कंपोनेंट है सब के ऊपर PC लग गया और रिस्पॉन्सिव कर दिया इसको, मतलब मोबाइल में गया तो सब पे क्लास हट गया।
ये सब पे क्लास लग गया। तो कितना सिंपल किया देखिए, एक डायरेक्टिव बनाने से हमारा कोड बार बार रीयूज़ हो रहा है। तो अब हम सीधा बैनर में जाके बैनर की कोडिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं कलर के वेरिएबल्स डाल देता हूँ। तो एंगुलर मटेरियल की जो material.io वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने कोड उठाए वहाँ से। ये जो वेबसाइट का कोड है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये यही कलर हम पूरे वेबसाइट में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने डाल दिया है। हमारा जो पूरा कंटेनर होने वाला है वो एक कंटेनर नाम के डिवीजन एलिमेंट में होगा। इस कंटेनर को भी मैं स्टाइल कर, ये कंटेनर इसलिए डाला क्योंकि अगर हम बहुत ही बड़े 4K मॉनिटर पे वगैरह देख रहे हैं तो विड्थ जो है वो 1500 पिक्सल के ऊपर जानी नहीं चाहिए, और ये कंटेनर जो है वो सेंटर में होना चाहिए। तो मार्जिन ऑटो कर दिया लेफ़्ट राइट, तो 1500 पिक्सल के ऊपर कभी जाएगा नहीं। इसके अंदर होगा ये नाम, टाइटल, जो कि यहाँ पे देखिए माय पोर्टफोलियो आ गया। उसके बाद आएगा हमारा नेम, जिसका भी ये पोर्टफोलियो है। तो उसके अंदर देखिए मैंने स्पैन एलिमेंट लिया है, और उसके अंदर हाई, ये इसमें स्पैन इसलिए डाला क्योंकि हाई को अलग से स्टाइल करने का है, आई एम, और ये ब्रेक लाइन, और फिर ये सुंदर पिचाई डाल दिया मैंने, नाम, और उसके नीचे सॉफ्टवेयर डेवलपर सेव कर दिया। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हम डालेंगे इसके जो प्रोफाइल फ़ोटो आएगी वो। तो ये देखिए एसेट्स नाम के फोल्डर में ये वाले जो इमेज है मैंने ऑलरेडी डाल दिए, आपको मिल जाएंगी, वो डालिए। और ये प्रोफाइल बीजी नाम का डिवीजन एलिमेंट इसलिए बनाया है ताकि ये जो पीछे ग्रीन डिज़ाइन दिख रहा है इसको हम कर सके, वो ये डिवीजन एलिमेंट है। सेव करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जल्दी से मैं इस इमेज को ठीक से कर देता हूँ ताकि ये ऐसा ओवरफ्लो ना हो। तो ये प्रोफाइल और प्रोफाइल इमेज को मैंने विड्थ 300 पिक्सल दे दिया और इमेज 100% विड्थ कर दी। तो अब इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है बराबर, लेकिन ये वाइट दिख रहा है, इसको हमें ये कलर में कन्वर्ट करने का है। तो ये जो ऐप कंपोनेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो तो डार्क ब्लैक होने वाला है, तो वो मैं इसमें कर देता हूँ। तो होस्ट एलिमेंट को मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो ये अब कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये जो बैनर कंपोनेंट का ये होस्ट एलिमेंट था इसको ब्लॉक कर दिया, और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और पैडिंग देखिए, टॉप में 4 रैम, लेफ़्ट राइट में 2 रैम, और बॉटम में 6 रैम, और इसका बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे कर दिया। तो ये कुछ ऐसे। अब बॉटम में इतना ज़्यादा पैडिंग इसलिए डाला है क्योंकि हमें ये देखिए ऐसा डिज़ाइन करने का है बॉटम में, इसीलिए। अब वो डिज़ाइन किस तरीके से हम करेंगे, तो इसके अंदर CSS में क्लिप पाथ एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम पॉलीगॉन फंक्शन यूज़ करेंगे। अब पॉलीगॉन मतलब हम जो भी हमें ये जो डिवीजन एलिमेंट को जिस तरीके से क्लिप करने का है वो हम कोऑर्डिनेट्स देते जाएंगे। शुरुआत हम हमेशा यहाँ से करेंगे, टॉप में से, टॉप लेफ्ट में से। तो शुरुआत में एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल डाउन में। तो शुरुआत में तो दोनों 0 0 होंगे, तो 0% और 0%। ये 0 0 हो गया, देखिए 0 हो गया तो ये कुछ दिखेगा नहीं। अब इसके बाद हमें जाने का है राइट में पूरा, तो x जो है वो यहाँ तक आएगा तो 100% होगा, और y तो 0 ही रहेगा। तो अभी एक लाइन बन गई होगी लेकिन दिखेगा नहीं। अब यहाँ से हमें जाने का है नीचे तक, लेकिन 100% तक नहीं जाने का है, मैं 95 ले लूँगा। तो जो y है वो 95, x जो है वो तो 100 ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में, y जो है वो हो जाएगा 95 क्योंकि नीचे गए हम। तो इस तरीके से बनता होगा। अभी आपको आइडिया आ गया होगा किस तरीके से बन रहा है, एक एक लाइन बनती जा रही है। कॉमा देखिए, अब हमें करने का है कुछ ऐसे, यहाँ तक आया तो ये नीचे यहाँ लेके आने का, इसीलिए मैंने 95 किया था। तो ये 5% का गैप बचेगा। अब x जो है वो 50 में आएगा बीच में, और y जो है वो पूरा 100% बराबर मैं 50% कर दूंगा, और y 100%। अब देखिए ये नीचे आ गया। अब इसके बाद x जो है वो हो जाएगा 0% और y 95%। सेव कर दूंगा तो अब ये ऐसे हो जाएगा, देखिए हो गया बराबर। तो होस्ट एलिमेंट तो क्लिप हो गया। इसका जो कंटेनर है मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ ताकि बाद में हम इसे चेंज भी कर सके। पीसी मोड में इसे हमें अलग से दिखाने का होगा तो वो कॉलम के हिसाब से। जो टाइटल होता है इसको मैंने ये CSS लगाया, ये तो बस मैंने कलर वगैरह चेंज किया इसलिए मैंने सीधा कॉपी पेस्ट किया, एक्सप्लेन नहीं किया, बस फॉन्ट फैमिली रोबोटो डाल दिया। अब मैं HTML में देखिए हमने पहले नेम लिखा है और फिर इमेज है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो सबसे पहले इमेज आई है फिर नेम, तो वो हम ग्रिड की मदद से चेंज कर सकते। ये नेम दे, ये यहाँ पे देखिए ग्रिड रो नेम के लिए। अब इसको मैं ग्रिड करके दिखाता हूँ आपको। जो ग्रिड है वो कुछ इस तरीके से ग्रिड है, 3 रोज बन गई है। इसको नाम भी इससे दिया होगा 1 2 3 और 4। तो जो इमेज है वो हमें 2 और 3 के बीच में जो रो है वो उधर डालने का है, और ये जो नेम है वो 3 और 4 के बीच में, इसीलिए नेम को देखिए ग्रिड रो 3 और 4 कर दिया। अब और बाकी का पैडिंग कलर तो वो सेम दिया है। तो सेव कर दूंगा तो अब इमेज ऊपर आई और ये नीचे। अब ये एक स्टाइलिंग मैंने कर दिया है तो वो फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदल जाएगा, लेकिन ये नीचे आ गया।
तो HTML में तो कुछ चेंज नहीं किया, बस ग्रिड के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। नेम के अंदर जो स्पैन एलिमेंट थे, तो पहला स्पैन एलिमेंट जो था उसको मैंने लिया और उसके अंदर का भी स्पैन, यानी कि ये हाई को मैं स्टाइल कर रहा हूँ, तो ग्रीन कर दिया और फॉन्ट बढ़ा दिया, तो अब कुछ ऐसे दिखेगा। इसके बाद हम वो जो सुंदर पिक्चर यानी कि नाम लिखा हुआ है उसको स्टाइल करेंगे। स्पैन एलिमेंट है उसको हमने पकड़ लिया और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया, पैडिंग वगैरह दी, लेटर स्पेसिंग और शैडो डाल दिया, तो ये कुछ ऐसे दिखे। और सॉफ्टवेयर डेवलपर को मैं वैसे ही रखूँगा। नेम वाला जो सेक्शन था वो तो हो गया। अब इमेज वाले सेक्शन में हमें, ये इमेज वाले सेक्शन में पीछे बैकग्राउंड, इसको ग्रिड रो 2 3 कर दूंगा, मार्जिन सेंटर में लेके पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा। इसके बाद जो हमें बैकग्राउंड, अब इसके बाद जो बैकग्राउंड था उसको स्टाइल करेंगे। उसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और उसकी तो ये इस तरीके से किया। तो विड्थ जो है वो तो 100% रख दी, इसको एब्सोल्यूट करना था इसलिए हमने इसको रिलेटिव किया था ताकि ये इसके हिसाब से दिखे। और बॉटम 0 यानी कि नीचे रहेगा, हाइट 75, तो ये थोड़ा सा दिखेगा। अब हमें इसको इस हिसाब से क्लिप करने का है, तो वापस से वही मैं क्लिप पाथ यूज़ करूँगा। यहाँ पे बोल के एक फंक्शन आता है। इंसेट का मतलब क्या होता है कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आया हूँ इंसेट, ये देखिए इंसेट। अगर हमें इंसेट के अंदर में जो एक वैल्यू लिखूँ 20 पिक्सल, तो जो हमारा डिवीजन एलिमेंट है इसके अंदर 20 पिक्सल वाला जो पार्ट है वो क्लिप हो जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है अंदर का वो दिखेगा। आउटसाइड में 20 पिक्सल का क्लिप हो जाएगा। लेकिन और इसी तरीके से हम पैडिंग में जिस तरीके से 4 वैल्यूज़ डालते हैं मार्जिन पैडिंग में, सेम उसी तरीके से डाल सकते हैं और वो वाले अंदर के पार्ट क्लिप हो जाएंगे और बचा हुआ पार्ट दिख। लेकिन अगर ये पार्ट डालने के बाद मैंने राउंड लिख दिया सामने, तो जो उसके कॉर्नर से वो राउंड हो जाएंगे। लेकिन कितने राउंड होने चाहिए, तो वो उसके आगे हम पिक्सल लिख देंगे। 15 पिक्सल राउंड होंगे, रेडियस होगी 15 पिक्सल। और हम इसमें इतनी फैसिलिटी है कि हम एक एक कॉर्नर कितना राउंड है वो भी हम देख सकते हैं। तो राउंड के बाद एक एक वैल्यू, अगर एक ही वैल्यू डाली तो चारों कॉर्नर को लग जाएगी। 2 वैल्यूज़ डाले तो एक ये डायगोनल के कॉलम को और दूसरे इस डायगोनल के कॉर्नर को लग जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इन्होंने 0 किया है तो ये 0 बन गए। अभी मैंने इंसेट है, मुझे इंसेट चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ 0 चाहिए, यानी कि कोई क्लिप होगा ही नहीं। राउंड लिखूँगा और फिर मैं 50% अगर कर दूँ तो चारों तरफ से 50% क्लिप हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही जगह से चाहिए तो 2 वैल्यू डाल दूंगा, तो ये कॉर्नर गया। अब यहाँ पे ये पीछे की इमेज हमें आगे लाने की है, तो उसे भी मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो वो आ जाएगा आगे। लेकिन ये देखिए इसका जो हाथ है वो आगे दिख रहा है, लेकिन हमें वो पीछे डालने का, ऐसा लगना चाहिए कि इसके अंदर ही है वो। तो उसके लिए क्या है कि ये क्लिप हमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे वापस एक 0 डाल देता हूँ, तो अब सिर्फ एक ही कॉर्नर जो है क्लिप हो जाएगी, बाकी तीनों वैसे ही रहेंगे 0। और ये जो पूरा इसका प्रोफाइल का कंटेनर था जिसके अंदर ये इमेज और बैकग्राउंड है उसको ही क्लिप कर देंगे ताकि इसके ऊपर दिख सके। तो वहाँ पे भी मैं यही कॉपी पेस्ट करता हूँ और ये 25% कुछ इस तरीके से, ये 25% ये वाला कॉर्नर क्लिप कर दिया। अब ऐसा लग रहा है इसके अंदर है। अब ये देखिए सब कुछ सेम हो गया बराबर। तो ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में मोबाइल का तो पार्ट डिज़ाइन हो गया। पीसी मोड में आए तो ये .pc का क्लासेस पे लग गया हो। इस तरीके से हम ले सकते हैं। होस्ट के ऊपर अगर पीसी का क्लास लगाए तो ये डाल दो, इतना आसान हो गया हमारे लिए अब। तो इसके नीचे जो डिज़ाइन था उसको मैंने थोड़ा और क्लिप कर दिया और पैडिंग जो है वो 10 रैम डाल दी, पहले 6 डाली थी। सेव करूँगा तो देखिए अब नीचे आ गया थोड़ा और ये डिज़ाइन थोड़ा अलग हो। अब ये एक के नीचे एक नहीं चाहिए, इसलिए वो जो ग्रिड किया था उसे हम चेंज करेंगे, 2 कॉलम करेंगे। ये ग्रिड टेम्पलेट के 2 कॉलम कर दिया और रोज जो है वो इस तरीके से। तो अब ये 2 कॉलम हो। तो ये ग्रिड में ये इमेज जो है ये यहाँ के 2 रोज में चाहिए और पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे, और नीचे जो इसका ये आया है नेम ये यहाँ पे चाहिए। तो हमें वो एडजस्ट, ये ग्रिड का टाइटल ये जो कॉलम 1 और 2 है इसके अंदर ही रहेगा और बाकी पैडिंग वगैरह डाल देंगे। और रो जो है वो 1 और 3 यानी कि ये 1 से लेके 3 यानी कि पहले 2 रोज, और कॉलम 2 3 यानी कि ये वाली कॉलम में जाएगी। और हाइट विड्थ तो इसकी सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। और जो नेम है इसकी ग्रिड रो 2 3 कर देंगे, तो जो ये 2 3 वाला ये जो रो था इसके अंदर वो आ जाएगा और बाकी का तो मार्जिन ग्रिड में मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हो गया। ये ग्रिड में पहली ग्रिड में सेंटर में आ गया। ये इमेज 2 रोज में स्पैन कर रही है और बचा हुआ जो ये सेक्शन है यहाँ पे नेम आ गया। तो इतना ही था इस बैनर कंपोनेंट का। तो बैनर कंपोनेंट हमारा पूरा हो गया है, रिस्पॉन्सिव भी काम कर रहा है। तो अब हम जाएंगे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट पे। तो ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कंपोनेंट है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे ताकि ये जो रो है टेबल होगा ये एक्चुअल में ये बार बार हमें लिखना ना पड़े, बस ng_for की मदद से हम रिपीट कर सके इसीलिए। तो उसके लिए मैं पहले बनाता हूँ एक फ़ोल्डर मॉडल्स बोल के। तो जितने भी मॉडल्स हमारे एप्लीकेशन में होंगे वो models.ts फाइल में हम बना देंगे। ये जो डेटा दिख रहा है आपको
ये टाइप स्क्रिप्ट में मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा माई डेटा बोल के, और वहाँ पे इसको हम डाल देंगे कुछ ऐसे। माई डेटा जो है वो स्ट्रिंग का डबल एरे है, यानी कि एरे के अंदर स्ट्रिंग का और एक एरे होगा। तो पहले एरे में होगा पहली रो का डेटा, तो ये होगा नेम, उसके बाद जो नेम है वो। अबाउट मी बोल के वेरिएबल बनाता हूँ, ये देखिए स्ट्रिंग एरे होगा, तो पहली स्ट्रिंग में पहला पैराग्राफ, दूसरे एरे में दूसरे एलिमेंट में दूसरा पैराग्राफ, इस तरीके से 3-4 पैराग्राफ डाल दिया मैंने। तो सबसे पहले आएगा हमारा कंटेनर का क्लास, उसके अंदर ये पहले h1 का टाइटल होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये कुछ दिखेगा इस तरीके से। तो टेबल को देखिए मैंने टेबल टैग लिया है, फिर टेबल बॉडी, और टेबल रो पे देखिए मैं लूप लगा रहा हूँ। लूप क्या लगा रहा हूँ, लेट रो ऑफ माई डेटा। तो जो माई डेटा अभी हमने बनाया था, एक एक रो के ऊपर मैं लूप लगाऊंगा। अब रो के अंदर होने वाले कॉलम, तो टी होंगे उसके अंदर, तो टी के लिए वापस से इस रो के ऊपर एक एक लूप लगाऊंगा COL कॉलम में, लेट कॉलम ऑफ रो, और वो कॉलम हम डिस्प्ले करेंगे। अब सेव करूँगा तो ऑटोमेटिक देखिए डिस्प्ले होगा, वरना हमें ये टेबल रो के अंदर 2 टेबल डेटा बार बार लिखना पड़ता। ng-for की मदद से ईजी हो गया। फिर हमें डिस्प्ले करने का एक सेक्शन जिसके अंदर हो गए पैराग्राफ्स, तो ng-for की मदद से लेफ्ट सेंटेंस ऑफ अबाउट मी, एक एक सेंटेंस पैराग्राफ के हिसाब से डालेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो HTML में बस इतना ही था। अब CSS में जाएंगे जहाँ पे हम असली काम करें। तो ये जो पैडिंग दे दी मैंने, टॉप में 3 रेम, टॉप बॉटम 3 रेम, लेफ्ट राइट 2 रेम। कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे और गैप दे देंगे 2 रेम, तो ये कुछ इस तरह एक एक करके डिस्प्ले होगा। तो हेडिंग टैग को मैंने पैडिंग दे दी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, कलर ग्रीन, आउटलाइन 1 पिक्सल वाइट, और फिर फॉन्ट फैमिली कंडेंस्ड, तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये टोटल हेडिंग का टैग हो गया, और हर कंपोनेंट में जो हेडिंग है वो कुछ इसी तरीके से देखिए, एजुकेशन वगैरह। तो यही हम CSS बार बार लिखने वाले। तो यहाँ पे लिखने से अच्छा है मैं इसको कट करके styles.css में लिख देता हूँ, ताकि हर जगह पे एक ही है तो सेम स्टाइल हो जाएगी। तो H1 में यहाँ पे लिख देंगे, तो अब हो जाएगा, ये हर जगह पे लग जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आएगा टेबल की फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे और एक आउटलाइन डाल देंगे। टेबल के जो रोज़ है इसकी हाइट मैंने 40 पिक्सल कर दी, और जो टेबल डेटा यानी कि एक एक कॉलम यानी कि एक एक सेल थे उसमें लेफ़्ट में पैडिंग दे दी, तो अब कुछ थोड़ा गैप दिखेगा। अब ये E1 एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ। E1 मतलब सिर्फ ये देखिए, ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे एलिमेंट होंगे, तो इसलिए E1 एलिमेंट सिलेक्ट किए और ग्रीन कर दिया इनको। अब हम ये जो सेक्शन है इनको स्टाइल करेंगे, इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा और टेक्स्ट जस्टिफाई, जिससे कि ये स्टार्ट से लेके एंड तक आ जाएगा और बीच में उसके हिसाब से गैप पड़ जाएगा जस्टिफाई करने की। फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के बाकी सारे पैराग्राफ के ऊपर एक मार्जिन डालेंगे हम, कि ये ऐसे सिलेक्ट किया है P नॉट फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि वो सारे P सिलेक्ट करो जो फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड को छोड़ के सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करो और उसके टॉप पे 1 रेम की मार्जिन डाल दो। अब PC मोड में देखूँ तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमें 2 कॉलम में दिखाने का इसे। तो ग्रिड हमने किया था तो ग्रिड का यूज़ करेंगे। तो PC मोड में देखिए host.pc को सिलेक्ट कर लिया हमने, और मार्जिन टॉप जो है वो 3 रेम। अब देखिए ये host.pc हमें बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि हम CSS यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी जगह पे हम SCSS यूज़ कर रहे होते तो host.pc लिख के इसके अंदर बाकी के सारे जो भी हमें नेम वगैरह सिलेक्ट करने का इस तरीके से हम लिख देते, तो वो अपेंड हो जाता है। लेकिन ये वो SCSS में होता है, CSS में नहीं है, इसलिए हमें बार बार ये लिखना ही पड़ेगा। तो टॉप मार्जिन 3 रेम, तो और थोड़ी मार्जिन पड़ गई। उसके बाद होस्ट PC यानी कि PC मोड के होस्ट में जो कंटेनर है उसमें 2 कॉलम डाल दो। तो अब ये कुछ ऐसे दिखेंगे, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले दोनों कॉलम में स्पैन होनी चाहिए, इसीलिए ये जो H1 है इसको 1 से लेकर 3 तक करो। बाकी का अपने आप। इनकी जो विड्थ है टेबल और सेक्शन की, उस पर थोड़ा सेक्शन और जो टेबल है विड्थ 80% करूँगा और सेंटर में लाऊँगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा। इतना ही था। देखिए मोबाइल फर्स्ट अप्रोच जो हमने यूज़ किया उसकी मदद से सारी स्टाइलिंग हमने पहले ही कर दी, और PC मोड में जब हम आए तो बस हमने थोड़ा सेटिंग कर दिया, एक कॉलम या फिर रो का सेटिंग कर दिया और पैडिंग वगैरह चेंज कर दी। इसीलिए हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, ताकि स्टाइलिंग करने में बहुत आसानी होती है। हमें सिर्फ ग्रिड में चेंज करना होता है PC मोड में, तो बाकी का सब तो बराबर ही रहता है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे जो है हमारा एजुकेशन।
तो मैंने एजुकेशन के HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट फाइल खोल ली है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें बनाने का है उसे। तो अभी के लिए तो कुछ नहीं है, ऐसे बनाने का है। तो यहाँ पे एक एक एजुकेशन होगा, लेकिन देखिए सारी चीज़ें तो सेम ही लग रही है। तो HTML में बार बार लिखने से अच्छा है हम इसे टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे इन्फॉर्मेशन और वापस ng-for की मदद से लूप लगाएंगे। तो उसके लिए हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो मॉडल्स में बनेंगे। यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस बनाया मैंने एजुकेशन, जहाँ पे पहले होगा इंस्टीट्यूट का नेम, जो कि ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया या फिर ये जो भी IIT वगैरह है, ये इंस्टीट्यूट का नेम, कौन सा कोर्स किया, MBA MS BTech, फिर ड्यूरेशन यानी कि कब से लेके कब तक, 89 से लेके 93 तक, और कितने परसेंटेज मिले, वो सारे एजुकेशन का यहाँ पे यही स्ट्रक्चर है। तो अब टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हम उसे डेटा में डाल देंगे। एजुकेशन की लिस्ट बनाता हूँ मैं, जो कि होगा उसी एजुकेशन का एरे। तो ये मैंने देखिए सुंदर पिचाई का जो भी एजुकेशन था उसके हिसाब से लिखा है मैंने सब कुछ। ये स्कूल में थे वो, इंस्टीट्यूट, फिर कोर्स SSC और ड्यूरेशन ये था, और स्कोर, ये स्कोर मैंने कुछ भी डाला है, रियल में नहीं, कुछ इस तरीके से पहला बन गया। अब इसी तरीके से मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन भी फिल कर देता हूँ। तो ये देखिए बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिया है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम लूप लगाएंगे HTML। तो सब कुछ तो हमारा कंटेनर में होगा, और पहले आएगी हमारी हेडिंग एजुकेशन, और फिर हम लगाएंगे लूप। ये सेक्शन देखिए, एक सेक्शन एलिमेंट पे, एक एजुकेशन पे लूप, एजुकेशन लिस्ट जो भी बनाई थी उसके ऊपर लूप लगाएंगे, एक एक एजुकेशन आ जाएगा। पहले एजुकेशन जो आएगा उसका कोर्स पहले आएगा H2 टैग में, फिर H3 टैग में इंस्टीट्यूट आ जाएगा, उसके बाद छोटा आ जाएगा H4 टैग, उससे भी छोटा दिखेगा ड्यूरेशन, और स्कोर भी उसी में दिखेगा। सेव करूँगा तो अब यहाँ पे डेटा दिख रहा है, सब कुछ ब्लैक में दिख रहा है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये वाइट में देखिए कुछ इस तरीके से रॉ डेटा दिख रहा है। अब इसे हमें स्टाइल करने का है, और H1 टैग देखिए ऑटोमेटिक स्टाइल ऐड हो गई है, क्योंकि style.css में हमने वो लिखा था इसीलिए। पहले तो इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ टोटल। उसके बाद जो सेक्शन थे उनको टॉप मार्जिन दे दिया ताकि हर एक सेक्शन में गैप हो, और H2 टैग को ग्रीन कर दिया और H4 टैग को ग्रे कर दिया। ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो जो कोर्स थे हमने सारे कोर्सेज़ को सिर्फ H2 टैग ही यूज़ किया है हमने, इसीलिए जानबूझ के मैंने यूज़ किया था सिर्फ H2 टैग, ताकि बिना किसी क्लास नेम के हमें स्टाइल करने को आसानी हो। और फिर लाइट ग्रे कर दिया सिर्फ कोर ड्यूरेशन और स्कोर को, तो ये अलग से दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में बस इतना ही था, क्योंकि इससे ज़्यादा तो क्या स्टाइलिंग होने वाली है, यहाँ पे इतना ही दिखेगा। तो अब मैं अगर PC मोड में जाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन दिखना चाहिए, कुछ ऐसे। PC में जब जाएंगे तो एजुकेशन में कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस साइड में आएगा, वो बाद में बना लेंगे, लेकिन ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए बाद में। मोबाइल में तो 80% नीचे दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा साइड में दिखेगा। तो ये देखिए PC होस्ट में जब PC का क्लास लग जाएगा तो सेक्शन को सिलेक्ट करो, एक एक सेक्शन को, विड्थ 600 पिक्सल रखो, पोजीशन रिलेटिव और मार्जिन लेफ्ट 5 rem, तो ये थोड़ा राइट में आ जाएगा और इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया इसको, और गैप इसमें रख दी, और कॉलम को मैंने 2 कॉलम कर दिए। पहला कॉलम होगा 1 फ्रैक्शन का और दूसरा 5 फ्रैक्शन का। अब ये इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे होगा, तो दूसरे कॉलम में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का तो पहले कॉलम से 5 गुना बड़ा होगा। पहला कॉलम बस इतना ही होगा और दूसरा कॉलम 5 गुना बड़ा होगा। और रोज़ जो है वो 3 रोज़ होने वाली है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 और 3 रोज़ होंगी। और हमें अब करना क्या है कि पहला जो हमारा ये जो स्कोर है, बस ये स्कोर इस पहले 3 रोज़ पे स्पैन करेगा और पहला कॉलम में आएगा। यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो H4 का 4th चाइल्ड था, देखिए H4 जो 4th चाइल्ड है यहाँ पे 1 2 3 और 4th चाइल्ड, उसको सिलेक्ट किया और ग्रिड रो 1 और 4 कर दिया, यानी कि 1 2 3 और 4 पूरे तीनों के तीनों रो पे स्पैन करेगा और सबसे ऊपर रहेगा, यहाँ पे दिखेगा, देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा, और बाकी की ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे। और उसके बाद उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और बॉर्डर राइट डाल दी, तो ये सेंटर में आ जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से, और फॉन्ट साइज़ बढ़ गई और ये राइट में बॉर्डर आ जाएगी, तो ये लाइन दिख रही है। अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा कंपोनेंट जो कि है वर्क एक्सपीरियंस का। ये जो वर्क एक्सपीरियंस का कंपोनेंट है अब हम वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम हेडिंग है, और जिस तरीके से एजुकेशन का एक एक लूप लगाया था वैसे ही वर्क एक्सपीरियंस का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसके ऊपर लूप लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो वो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आएगा हमारा रोल, तो ये देखिए पहले आएगा रोल, हम किस रोल पे कंपनी में, फिर कौन सी कंपनी, फिर कब तक हम उस कंपनी में रहे, और फिर उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होगा वो स्ट्रिंग का एरे होगा,
एक एक करके डिस्क्रिप्शन ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर सबसे नीचे, फिर कंपनी, कब तक काम किया, और डिस्क्रिप्शन, ये पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा वर्क विथ मल्टीपल टीम्स टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन .NET C++ वगैरह। तो सेव कर दूंगा। और इसी तरीके से बाकी का भी डेटा मैं डाल देता हूँ। तो ये बाकी का भी डेटा मैंने डाल दिया इसमें। अब यही डेटा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सब कुछ तो हमारा कंटेनर के अंदर होगा। और से अब पहले आएगी हेडिंग, उसके नीचे आ जाएगी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर ये वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे। और एक एक लिस्ट आइटम जो है वो हमारा वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो इसके ऊपर मैंने लूप लगा दिया और एक एक वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर कुछ ये डेटा डालूंगा मैं। तो पहली हेडिंग में हमारा रोल आएगा, फिर दूसरी H3 हेडिंग में एक कंपनी, H4 में ड्यूरेशन, और फिर डिस्क्रिप्शन के लिए वापस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके ऊपर सेम वही लूप लगाऊंगा, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन एक एक डिस्प्ले कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो गया एक एक करके। अभी कोई स्टाइलिंग लगी नहीं है, तो पैडिंग लगा दिया इसके ऊपर। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे अंदर की जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका जो डॉट है, ये स्टाइलिंग, वो नहीं हटाने का है। मुझे सिर्फ ये ऊपर की जो लिस्ट है इनका हटाने का है। तो सिर्फ वही अनऑर्डर्ड लिस्ट सिलेक्ट करो जिसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि सिंपल भाषा में पेरेंट UL को सिलेक्ट करो। इसको सेव किया तो ऊपर वालों का स्टाइलिंग हट गया, अंदर वालों का वही रह गया। उसी के पेरेंट ही लिस्ट आइटम का टॉप मार्जिन में 2 रेम डाल दो। तो कुछ ऐसे, वरना अगर ये हैज़ नहीं लिखता तो अंदर के जो लिस्ट आइटम है इनके, उसके ऊपर भी लग जाता है। अब इसको मैं क्लास नेम लगा कर सकता हूँ, लेकिन अब CSS में है फीचर तो वो यूज़ कर रहा हूँ। अब उसी के अंदर जो H2 और H4 टैग है इनको भी हम अलग कलर करेंगे ताकि रोल ग्रीन दिख सके और जो ड्यूरेशन है वो ग्रे। और वर्क एक्सपीरियंस में इतना ही था, देखिए कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, इतना ही था बस, और कुछ है नहीं मोबाइल के अंदर। अब इसको मैं PC में व्यू करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, जो कि सही दिख रहा है, लेकिन हम PC में स्पेस ज़्यादा है तो हम उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से डिस्प्ले किया है। साइड बाय साइड स्पेस बहुत जा रहा है। यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस नीचे और एजुकेशन साइड में स्पेस बहुत है। तो मैंने सोचा कि कुछ इसको एक साइड में एक रख देंगे और इसके साइड में डिज़ाइन भी डाल देंगे। तो वो डिज़ाइन पहले मैं डालता हूँ और बाद में हम एक के साइड में एक रख देंगे। तो PC host.pc को सिलेक्ट किया और वो लिस्ट आइटम जिसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, विड्थ मैक्स कंटेंट, पोजीशन रिलेटिव और पाम लेफ्ट में एक मार्जिन डाल दे ताकि डिज़ाइन के लिए स्पेस बन जाए। अब हम जो सुडो एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर और बिफोर, उसको यूज़ करेंगे। host.pc यानी कि सिर्फ PC के अंदर वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का लिस्ट आइटम सिलेक्ट करो जिसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि ये ऊपर वाले जो लिस्ट आइटम्स है वो सिलेक्ट करो और उसके बिफोर वाले एलिमेंट को स्टाइल करना चालू कर दो। तो कंटेंट की प्रॉपर्टी डाल दी, एब्सोल्यूट दे दिया, विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर, सेव किया। तो अब कुछ ऐसे या अब ये नहीं लिखूँगा मैं, हैज़ हटा के भी दिखाता हूँ आपको, तो अंदर वाले एलिमेंट का भी आ जाएगा, इसीलिए हैज़ लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। लेफ़्ट में -60 पिक्सल और टॉप 5 पिक्सल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अब लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस, तो ये सर्कल हो जाएगा। ये नीचे जो लाइन है वो हम आफ्टर एलिमेंट से करेंगे। तो ये देखिए सेम मैंने आफ्टर एलिमेंट सिलेक्ट किया, कंटेंट, पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 1 पिक्सल, हाइट 130% और बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे। तो ये देखिए लाइन आ गई, इसका विड्थ 1 पिक्सल हो गया और हाइट 130 पिक्सल। और क्योंकि मैंने 100% से ऊपर इसकी हाइट रखी है तो ये एक के नीचे एक ऐसे आएगा, चिपक के आएगा, क्योंकि इसके पीछे गैप है, वो गैप के ऊपर भी ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ठीक से जूम करके देखेंगे तो इसके ऊपर दिख रहा है, तो इसीलिए वो Z इंडेक्स जो है वो यहाँ पे मैं कर दूँगा 2, तो ये आ जाएगा ऊपर और वो जाएगा पीछे। तो अब इतना ही था डिज़ाइन, देखिए पूरा डिज़ाइन हो गया। और ये जो लास्ट में दिख रहा है ये बहुत नीचे आ गया। वो लिस्ट आइटम सिलेक्ट किया जो कि लास्ट चाइल्ड है और उसका आफ्टर वाला पार्ट, यानी कि सिर्फ लास्ट चाइल्ड का विड्थ 100% होगा, नीचे नहीं जाएगा। तो अब ये परफेक्ट हो गया। अब हम अगला कंपोनेंट स्टाइल करेंगे जो कि स्किल्स। सेम तरीके से स्किल्स कंपोनेंट बनाएंगे, तो उसके लिए भी देखिए ये लूप लगेगा यहाँ पे, तो हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में मैं पहले डालूँगा नेम, जो कि स्किल, जो भी स्किल है उसके नेम आएंगे। फिर लेवल, हमारे लेवल क्या है, एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट या फिर बिगिनर, जो भी है वो। और रेटिंग, यानी कि कितनी रेट करेंगे हम खुद को, 85%, 70 है, जो भी है वो। देखिए स्किल बोल के एक एरे बनाया मैंने स्किल्स, और एक एक करके सारा डेटा उसमें डाल दिया, नेम और एक्सपर्ट वगैरह। सेव करूँगा और यही हम HTML में लूप लगाएंगे।
ये कंटेनर के अंदर आएगा H1 टैग यानी कि स्किल्स, उसके अंदर आएगा एक सेक्शन जो कि स्किल के ऊपर लूप लगाएगा और वो सेम वहाँ पे कलर वाइट कर देता हूँ और पैडिंग डाल देता हूँ ताकि वाइट कलर में फॉन्ट दिख सके। पहले तो आएगा हमारा स्किल नेम और लेवल, पूरी इस तरीके से दिखेगा। उसके नीचे हमें चाहिए ये बार ग्राफ, तो उसके लिए एक रेटिंग नाम का डिवीजन बनाया मैंने। तो उसके अंदर मैं डालूंगा ये देखिए क्लास बार लगा दिया और ng स्टाइल विड्थ स्किल डॉट रेटिंग %। अब ये क्या किया है मैंने कि पहले तो रेटिंग का डिवीजन एलिमेंट होगा जो कि इस तरीके से होगा, उसके अंदर होगा एक बार यानी कि ये जो ग्रीन कलर का पूरा बार दिख रहा है आपको वो, ये जो उसके पीछे देखिए ये ग्रे कलर का भी दिख रहा है ताकि हमें पता चलना चाहिए 85% मतलब कितना किसका 85%। तो वो ये पीछे का जो बार है वो ये पूरा बार क्लास है। इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर का फिल किया हुआ कंपोनेंट का वो ये वाला क्लास है। तो इसकी विड्थ उतनी ही होगी जितना परसेंटेज ये है। तो ये अभी तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि CSS हमने लगाया ही नहीं है। नीचे डालेंगे परसेंटेज जो कि यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा था साइड में। तो अब CSS का कमाल देखिए सब बराबर दिखेगा। HTML में हमारा इतना ही काम था, बस ये आपको समझ में आ गया तो सब। जो H2 एलिमेंट टैग था उसके फॉन्ट रोबोटो कंडेंस्ड कर दिया ताकि छोटा दिखे और ऐसा टाइटल के जैसा दिखे। अब देखिए जो रेटिंग है हमारी उसकी विड्थ 100% और मैक्स विड्थ हाइट जो है वो मैक्स कंटेंट कर दी। तो ये देखिए ये जो लाइट ग्रे दिख रहा है आपको ये है हमारा रेटिंग का पूरा कंपोनेंट बड़ा। तो हाइट इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो जो भी कंटेंट आएगा वो साइड में चिपक के आएगा। उसको हाइट 5 पिक्सल करेंगे और फ्लेक्स ग्रो 1। अब इसका मतलब क्या कि जो बची हुई जगह है वो ये बार एलिमेंट ले लेगा और बची हुई जगह मतलब 85% वाला जो एलिमेंट है इसको छोड़ के जो जगह बची हुई है बीच में वो ये बार एलिमेंट ले लेगा। और मार्जिन राइट में थोड़े मार्जिन भी डाल देंगे। इसको हटा के दिखाता हूँ, कुछ ऐसे दिखेगा देखिए 5 पिक्सल, लेकिन ये चिपक के आ रहा है। तो ये साइड में मार्जिन भी डाल देंगे तो अब बराबर दिखेगा। तो ये हमारा 100% कंपोनेंट होगा बार। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो वैसे हो गया। अब इसके अंदर जो हमने एक डिवीज़न एलिमेंट बनाया था उसको ग्रीन कलर से फिल कर देंगे। वो जो डिवीज़न था उसमें हाइट 100% और बैकग्राउंड कलर ये। तो अब बराबर, क्योंकि अब इसकी जो विड्थ है वो यहीं से सेट हो रही है इसीलिए वो बराबर उतनी ही विड्थ आएगी जितना परसेंटेज है और कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। और मोबाइल के अंदर देखिए इतना ही काम था CSS का, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब PC में अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए, ऐसे साइड बाय साइड। तो वो जो डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा, डिस्प्ले ग्रिड गैप दे दिया इनको, टॉप बॉटम 2 रैम, साइड बाय साइड 4 रैम और 2 कॉलम बना दिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो स्किल्स भी यहाँ पे आ रहा है पहले जैसा। तो स्किल्स का जो H1 टैग था हमारा उसको पूरा कॉलम में स्पैन करवाएंगे ऐसे, और बचे हुए जो है वो ऑटोमेटिक एक के बाद एक अलाइन होते जाएंगे। और ये जो सेक्शन है उसको एक मार्जिन टॉप कम कर देंगे हम 1 रैम, पहले हमने 2 रैम दिया था तो अब ये बराबर दिखेगा। तो देखिए PC मोड में भी काम हो गया। अब हम इसके बाद वाला जो कंपोनेंट है प्रोजेक्ट का कंपोनेंट देखिए, पहले प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा, सेम है स्किल्स और अभी जो कर रहे हैं हम सेम सब है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है। पहले टाइटल आएगा, फिर कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की और उसके ऊपर का डिस्क्रिप्शन, और सेम ये कंपोनेंट जो है ये बार बार रिपीट होगा। तो वापस से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब भी कोई रिपीट होता है, ये याद रखिए बात, जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है एंगुलर में तो वो हमें HTML में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका बस एक मॉडल बनाओ, टाइपस्क्रिप्ट में उसका डेटा डालो एरे बनाकर, और HTML में ng for की मदद से लूप लगाओ। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। CSS वगैरह आसानी से लग जाएगी और चेंज करने में भी बहुत आसानी होगी। अगर मुझे नया प्रोजेक्ट ऐड करना है यहाँ पे तो मुझे बार बार वो HTML ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस टाइपस्क्रिप्ट में चेंज कर दो। प्रोजेक्ट का देखिए इस तरीके से होगा, प्रोजेक्ट का टाइटल, टेक्नोलॉजीज यूज़ और डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग एरे है। वो अभी जो प्रोजेक्ट का मॉडल बना है उसका टाइटल यहाँ पे, टेक्नोलॉजीज और डिस्क्रिप्शन वापस स्ट्रिंग एरे, तो एक एक स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दिया एरे के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लूप लगाएंगे तो सब कुछ आएगा कंटेनर में, और यहाँ पे इस कंपोनेंट को मैंने कलर वाइट और पैडिंग भी दे दिया जैसे हम बार बार दे रहे हैं उसी। फिर इसकी हेडिंग आएगी प्रोजेक्ट्स बोल के, फिर एक एक प्रोजेक्ट पे हम ng for की मदद से लूप लगाएंगे, लेट प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये कुछ ऐसे डिस्प्ले होगा। आप देखिए अब मुझे अगर समझ लो कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो मैं बस यहाँ पे जाऊँगा, मुझे HTML में देखना ही नहीं ये क्या है, मुझे बस टाइपस्क्रिप्ट में टेक्नोलॉजीज यूज़ में एम्प्टी रखता हूँ
और डिस्क्रिप्शन भी मैं एम्प्टी रखता हूँ। ये नया प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया, सेव किया तो देखिए न्यू टाइटल आ गया। यानी कि CSS वगैरह कोई ज़रूरत नहीं हमें देखने की, HTML में क्या ऐड किया है बस यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दो, सब चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। इसीलिए एंगुलर में जब भी कोई रिपीटिशन होता है तो मॉडल बनाकर उसे ng-for की मदद से लूप लगाओ। अब जो H3, अब इसके बाद H3 का टैग लेंगे और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके ये टेक्नोलॉजीज़ लिख देंगे ताकि हम इसको अलग अलग से स्टाइल कर सकें। इसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, वापस से ng-for लगाना पड़ेगा। वो डिस्क्रिप्शन होगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, लेट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और एक एक लिस्ट आइटम डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले करते जाएंगे। तो फिर इस तरीके से वो दिखेगा। इस सेक्शन को देखिए 2 रैम कर दिया ताकि गैप पड़ सके, फिर H2 को ग्रीन कलर कर दिया और H3 को लाइट ग्रे, और इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे दी ताकि देखिए इसको अगर हटा के दिखाऊँ तो कुछ ऐसे दिखेगा, और ये इसके नीचे थोड़ी सी पैडिंग आ जाए। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको टॉप में थोड़ी सी मार्जिन दो और लिस्ट स्टाइल जो है वो सर्कल कर दो, तो ये सर्कल हो जाएंगे। मोबाइल में इतना ही था। अब PC में आऊँगा तो जहाँ पे वापस से मुझे थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस बर्बाद हो रही है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे डिज़ाइन सेम अभी जैसे कि हमने ऊपर की यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए वैसे ही यहाँ पे करें। PC में सेक्शन को सिलेक्ट किया, लेफ़्ट मार्जिन दे दी, उस 3 का सेकेंड स्पैन एलिमेंट और वाइट कर दिया ताकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ यूज है वो वाइट दिख सके और बाकी का हमने ग्रे किया था, तो ये ऐसा उभर के आएगा और हमारी नज़र जाएगी इसके ऊपर, इसीलिए वाइट किया है। देखिए जो ये बिफोर अब सेक्शन है यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे लिस्ट आइटम था, यहाँ पे सेक्शन है, तो सेक्शन का बिफोर एलिमेंट लो सेम है, इसलिए मैंने कॉपी किया कोस्ट। अब इसको पेस्ट करूँगा तो इस तरीके से आएगा जो अभी हमने ऊपर किया था। हाइट विड्थ दे दी एब्सोल्यूट करके और बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया और Z इंडेक्स 2 कर दिया, देखिए ऊपर आएगा। आफ्टर एलिमेंट में लाइन बनाएंगे, विड्थ उसकी देखिए 130% है तो ये 1 के नीचे का आ जाएगा, लेकिन लास्ट एलिमेंट को नीचे जाएगा तो वो सिलेक्ट करके बस उसकी विड्थ 100% कर देनी है। ये लास्ट चाइल्ड सिलेक्ट किया और उसका आफ्टर एलिमेंट 100। प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन हो गया हमारा, इतना ईजी था। अब बचा हुआ हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, वो तो 5 मिनट में हो जाएगा, अभी चालू करेंगे। तो इसको मैंने कलर वाइट कर दिया कॉन्टैक्ट के सेक्शन को और पैडिंग दे दी। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डालूंगा सोशल मीडिया लिंक के लिए। अब ये देखिए ये जो आइकॉन है, ये जो बॉक्स आइकॉन हमने लिंक ऐड किया था उसके आइकॉन से ये जीमेल के वगैरह, तो ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, जीमेल, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और उसके बाद हम हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे। तो HTML में इतना ही था। कॉन्टैक्ट सेक्शन बहुत ईजी है। अब स्टाइलिंग करेंगे, जो भी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी तो टॉप मार्जिन देंगे, लिस्ट स्टाइल हटा देंगे और पैडिंग 0। जो हमारा सोशल मीडिया था उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके स्पेस अराउंड, तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। लिस्ट आइटम की देखिए हाइट विड्थ 60 पिक्सल, जिससे कि क्या होगा ये स्क्वायर दिखेगा कुछ ऐसे, देखिए पीछे का, और उसकी बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर दी तो ये सर्कल हो गया। अब इसके अंदर जो आइकॉन था वो टॉप में आ रहा था, अगर मैं इसको हटा के दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये ऐसे टॉप में जा रहा था, तो इसको सेंटर में लाने के लिए इस लिस्ट आइटम को भी डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर कर दिए, सेंटर में आ गया। और फिर बैकग्राउंड का कलर बस ऐसे ही लाइट वाइट ही है, बस उसकी ओपेसिटी कम कर दी तो वैसे दिख रहा है। और फिर जो लिस्ट आइटम है कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर का, उसकी हाइट 30 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे। मोबाइल के मोड में इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ये CSS तो अब बार बार वो हम एक ही कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा ना जाए आपका, वरना मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा तो सब मालूम ही है आपको। यहाँ पे देखिए जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सब कुछ तो मालूम है, बस किस तरीके से मैंने ब्रेक पॉइंट वगैरह किया है वो इम्पोर्टेंट है। CSS तो आपको आता ही होगा। अब इसको PC मोड में अगर ये ऐसे दिख रहा है जो कि गंदा दिख रहा है, उसे भी ठीक करना होगा। तो host.pc के अंदर का कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा और 2 कॉलम कर दिया। अब वापस से कॉन्टैक्ट को स्पैन कराना पड़ेगा, ये H1 टैग को स्पैन कराएंगे और नीचे आ जाएगा ये जो हमारे सोशल मीडिया और कॉन्टैक्ट इन्फो विड्थ 400 पिक्सल करके मार्जिन उनको सेंटर में लाएंगे। ये देखिए PC में तो इसको हम कर्सर पॉइंटर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया को, तो इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि ये होगा 0.2 था पहले, अभी 0.3, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। देखिए ऐसा हाल अब बराबर दिख रहा है। तो PC मोड में इतना ही था। तो यहाँ से हमारी पूरी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई है। तो पहला आ गया हमारा बैनर, पर्सनल इन्फो। अब ये एजुकेशन की स्पेस बर्बाद हो रही है तो इसके साइड में हमें वर्क एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें
ऐप डॉट कंपोनेंट खोलना पड़ेगा जहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स लिखे थे। करना क्या है कि अगर हम मोबाइल मोड में है, जैसा एक के नीचे एक दिख रहा है अभी वैसे ही दिखने दो, और अगर पीसी मोड में है तो एक के साइड में एक लगाओ, यानी कि सिर्फ पीसी मोड में ही करने का है। देखिए हमने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसको किया क्या था कि डायरेक्टिव इस कंपोनेंट पे डाल दिया था बैनर पे, और वो रिस्पॉन्सिव बन गया, यानी कि पीसी मोड में उसके ऊपर पीसी का क्लास लग जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। जब अगर ऐप कंपोनेंट पीसी मोड में गया तो ऐप कंपोनेंट का जो रूट क्लास होगा उसके ऊपर पीसी का क्लास लगाओ, और उसके हिसाब से हम डिस्प्ले करेंगे। अगर पीसी मोड में है तो एजुकेशन के साइड में वर्क एक्सपीरियंस आएगा, और अगर हम मोबाइल पे है तब तो एक के नीचे एक दिखाना, तो पीसी का क्लास हमें बस डालने का है। लेकिन जैसे हमने बैनर कंपोनेंट पे ये रिस्पॉन्सिव डाला, हमें ऐप कंपोनेंट का जो नेम है वहाँ पे डालना होगा। लेकिन ऐप कंपोनेंट लिखा कहाँ पे, इंडेक्स में यहाँ पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डाल के देख लिया। ये देखिए यहाँ पे नहीं होता रिस्पॉन्सिव, यानी कि हम डायरेक्टिव यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते। तो डायरेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि जो डायरेक्टिव का कोड है बस ऐप डॉट यहाँ पे डाल दो, ताकि सिर्फ इसके लिए वो कोड चले और बाकी सबके लिए डायरेक्टिव से चलेगा। तो उसके लिए हमें एक होस्ट बाइंडिंग भी लगेगा, जो शुरुआत में मैंने दिखाया था। मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये क्लास पहले फॉल्स कर दिया। सेम वही कोड में कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर लूँगा सब कुछ। कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर इंपोर्ट किया, और वही सेम कोड है, बस यहाँ पे देखिए पीसी मोड का शुरुआत में जो फॉल्स किया था वही है। पीसी मोड फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे अगर मोबाइल हुआ तो, और अगर पीसी में हुआ तो पीसी मोड जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो ये क्लास हमारा लग जाएगा। एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस हमें एक के बाजू में एक चाहिए, तो मैं इसको कंटेनर के में डाल देता हूँ, ताकि हम इस कंटेनर को ग्रिड कर सके, और इसमें 2 कॉलम डालेंगे हम। इसको अभी कंटेनर कर दिया, तो अभी चेंज तो कुछ होगा नहीं। अगर कंटेनर है तो डिस्प्ले ग्रिड करो और कॉलम जो है वो 2 कर दो। अब सेव किया तो देखिए एक के बाजू में एक आ गया, जैसे कि ये पूरा एक कंटेनर का कंपोनेंट बनेगा और 2 कॉलम इसके अंदर बन जाएंगे, और ऑटोमेटिक एजुकेशन एक साइड में आएगा, वर्क एक्सपीरियंस एक जगह पे। तो अब इनकी जगह जो है वो यूटिलाइज़ हो गई अच्छे से। अब अगर मैं इसको मोबाइल मोड में देखूँ तो एजुकेशन के नीचे वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि ये पीसी का ये होगा ही नहीं, तो नॉर्मल डिस्प्ले ब्लॉक होगा और कंटेनर का बैकग्राउंड कलर नॉर्मल हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरा वेबसाइट बना दिया है। मोबाइल मोड में माय पोर्टफोलियो इस तरीके से बैनर दिखेगा, पर्सनल इन्फो यहाँ पे दिखेगी, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट। और अगर मैं इसको कर दूँ रिस्पॉन्सिव, अगर मैं कर दूँ ये होगा मोबाइल का कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे और पीसी में आएंगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा। 2 पीसी के मोड में वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगी, माय पोर्टफोलियो ऐसे बड़ा दिखेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत जल्दी में एक्सप्लेन किया है क्योंकि बहुत ईजी था, CSS ही था हर जगह पे। ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको दूसरे कोई वीडियो देखना है तो उसका रिकमेंडेशन भी कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।